हमें मिला। हमारे अगले वक्ता हैं चंद्रपाल और ये हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय के शोधार्थी हैं। इनका विषय प्रतिबंधित नाट्य उर्फ सितम की क्या अंतः है। इस सभागार में उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम चंद्रपाल है और मेरा जो शोधालेख है उसका विषय है प्रतिबंधित नाट्य साहित्य और सितम की इंतहा क्या है। तो वैसे तो इस कृति में 7 नाटक सम्मिलित हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक नाटक को चुना है, वो कुली प्रथा है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने और भी चीजों को इसमें रेखांकित करने का प्रयास किया है। नाटक एक ऐसी विधा के रूप में विख्यात रही है जिसमें न सिर्फ मनोरंजन अंतर्निहित है बल्कि इसे सामूहिक कला का दर्जा प्राप्त है, अर्थात इसमें अनेक विधाओं के सम्मिलित होने की संभावना अधिक रही है। नाट्य साहित्य ने जब आधुनिक रूप अपनाया तो यह मनोरंजन के साथ साथ इसमें प्रतिरोध की परंपरा, गोलबंदी की परंपरा, लोगों को जागृत करने की क्षमता के साथ जुड़ जाती है। यह साहित्य चेतना निर्माण का काम भी करता है। नाटक की किसी बात से, एक बात से कई निशाने सज जाते हैं, इसलिए नाटक एक तीर से कई निशाने साधने में सफल विधा है। यह व्यंग्य, हास्य, वीर, रौद्र, करुण इत्यादि सभी भाव जागृत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाटक के माध्यम से कमजोर व्यक्ति अपनी बात को व्यंग्य और चुटकुली धारदार भाषा के माध्यम से अपनी बात रखता है और सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, इस तरह का काम करता है। इस तरह के काम साहित्य की अन्य विधाएं भी करती होंगी, वस्तुतः करती भी हैं, लेकिन नाटक और रंगमंच जिस तरह की भूमिका निभाता है उस तरह की भूमिका शायद अन्य विधाएं निभा पाने में उतनी सक्षम नहीं होती हैं। शायद यही वजह है कि इसको सामंती सोच वाली शक्तियां, शक्तिशाली वर्ग इस विधा को पचा नहीं पाती हैं। इस विधा में ही कुछ ऐसा है कि इसे शासन प्रशासन के लोग आसानी से हजम नहीं कर पाते, अर्थात यह विधा उनकी आंखों की किरकिरी बनी हुई है। बड़े बड़े रंगकर्मियों ने, नाट्य निर्देशकों, नाट्य लेखकों ने इस विधा को और धारदार और पैना बनाया है, जिस कारण से यह विधा कम बुद्धि वाले, कम जानकार व्यक्ति, कम समझ रखने वाले, सामान्य बुद्धि वाले को भी थोड़े से ही संकेतों में सारी कहानी स्पष्ट कर देते हैं। जाहिर सी बात है, भारतीय संदर्भ में अगर बात की जाए तो औपनिवेशिक काल में यहाँ पर अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली इत्यादि विदेशी शक्तियां सक्रिय थीं। शासन की आलोचना चाहे प्रत्यक्ष रूप से की जाए चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, अगर वह शासन की नजर में खटकती है तो निश्चित रूप से कला प्रेमियों की, साहित्यकारों की, बुद्धिजीवियों की सामत आ जाती है। क्रूर सत्ता तंत्र इस तरह की आवाजों को बिल्कुल पसंद भी नहीं करते। वह इनको सबक सिखाने के लिए हर तरह के प्रयास करते हैं। जनता जागृति के जितने भी प्रयास बुद्धिजीवी वर्ग करता है उन पर सत्ता तंत्र नकेल कसने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। यही कारण है कि नाटककारों, रंगकर्मियों, साहित्य इत्यादि को जेल और प्रतिबंध जैसे रास्ते, प्रताड़ना जैसे रास्ते सत्ता तंत्र द्वारा अपनाए जाते हैं। लक्ष्मण सिंह का नाटक कुली प्रथा भी कुछ ऐसी ही कहानी कहता है। कुली प्रथा प्रसंग इतना मर्मभेदी था कि जिसने अंग्रेजों के कुकृत्यों के सामने रखा ही, साथ ही एक ऐसी कारुणिक स्थिति को भी जन्म दिया जिसने भारतीयों में आजादी की ललक पैदा कर दी। यही ललक अंग्रेजी सरकार के लिए चिंता का विषय थी। गुलाम भारत के समय में एक और नाटक जख्मी पंजाब, उसके बारे में वर्णन मिलता है कि प्रतिबंधित नाटकों की अंतर वस्तु जनसाधारण की पीड़ा को अभिव्यक्त करती है। किशन चंद्र जेवर द्वारा रचित जख्मी पंजाब अपने युग के राजनीतिक आंदोलनों की नाट्य स्थितियों के ताने बाने में गूंथा गया है। मानवीय संवेदना से शून्य ब्रिटिश शासन प्रणाली बेरहम और जालिम हो चुकी थी। इन जघन घटनाओं के कारण अपमानित महसूस कर रही पंजाब की आवाम में सारे देश के वातावरण में प्रतिकार की उत्तेजना व्याप्त थी। प्रतिबंधित साहित्य की बात की जाए तो भगवान दास माहौर का नाम इसमें आता है, जिसमें उन्होंने स्वाधीनता संग्राम के विभिन्न पक्षों पर बात की है। इसी कड़ी में
रुस्तम राय की पुस्तक प्रतिबंधित साहित्य से आती है। नाटकों के अगले क्रम में समुद्र दर्पण, चकर दर्पण, गायकवाड़ दर्पण, इस तरह के नाटकों का भी उल्लेख आता है। फिर बात करते हैं कि इसमें पारसी रंगमंच की नाटक शैलियों पर आधारित नाटक हुए, संस्कृत के नाटक हुए और लोक नाटक हुए। तो इसमें महाभारत, अभिज्ञान शाकुंतलम, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटकम इत्यादि के साथ जो है बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से अंग्रेजों की चालों कुचालों की आलोचना की गई है। जैसे मुद्रा राक्षस में ही है कि मुद्रा राक्षस में एक देसी राजा विदेशी को हरा देता है और भगा देता है। इसी प्रकार मृच्छकटकम में एक गरीब चरवाहा राज्य को जीतता है। यही बात अंग्रेजों को नागवार गुजरती थी। 1890 के बाद गिरीश चंद्र घोष, जो कि ग्रेट नेशनल थिएटर ऑफ कलकत्ता चलाते थे, उन्होंने सिराजुद्दौला 1906, मीर कासिम 1907 नामक नाटक लिखे। इसी समय हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा जैसे नाटक लिखे, जो कहीं ना कहीं भारत की दुर्दशा, व्याप्त अनीति और अराजकता को दर्शाते हैं। बंगाल के डीएल राय ने राणा प्रताप 1905, मेवाड़ पाटन 1908 यानी कि मेवाड़ का पतन जैसे नाटक लिखे। बंगाल के रंगमंच में यात्रा कलाकार मुकुंद दास की भी चर्चा मिलती है। महाराष्ट्र में तिलक के शिष्य कृष्णाजी प्रभाकर खाड़ेकर ने कीचक वध 1960 में महाभारत से लिया गया है, जिसके निशाने पे लॉर्ड कर्जन थे। इस प्रकार का उन्होंने नाटक लिखा। उस समय क्षेत्रीय रंगमंच में ख्वाजा अहमद अब्बास, बंगाल में मनमथ राय, शंभू मित्रा और सामाजिक सक्रियता वाला रंगमंच कर रहे थे। मनमथ राय ने हिंदू किंवदंतियों पर मंचन किया। उनका नाटक कारागार नाटक है। उस समय कुछ शौकिया थिएटर रंगमंडियां भी काम कर रही थीं, जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। उनके नाम आंध्र नट मंडल, गुजरात साहित्य संघ बॉम्बे, इंडियन थिएट्रिकल ग्रुप, सेवा संघ मद्रास इत्यादि हैं। और 1940 के बाद इप्टा की स्थापना होती है। इतना ही नहीं, 1857 से पहले रंगकर में ऐसा प्रतिरोध नहीं था। पारसी शैली के नाटक पूर्वार्ध में सत्ता के साथ खड़े थे। 1876 में नील दर्पण लखनऊ में जब इसका प्रदर्शन हुआ तो अंग्रेजों मंच पर चढ़कर इसका विरोध किया और 1876 में ही डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस एक्ट बना दिया। उस समय अर्थात गुलामी के दौर में सचेंद्र नाथ टैगोर, गोविंद राम सेठी साध, बेचैन शर्मा उग्र, किशन चंद्र जेवा, भारतेंदु प्रसाद, आगा हसन कश्मीरी, बेताब, राधेश्याम कथावाचक, श्री कृष्ण पहलवान, विजय भट्टाचार्य इत्यादि रंगकर में सक्रिय थे। मथुरा प्रसाद दीक्षित द्वारा लिखित संस्कृत नाटक जो जब्त कर लिया था भारत विजय, यह भारत विजय जो नाटक है, यह नाट्यम पत्रिका में ये संस्कृत नाटक है और ये इसके 4 अंक ही मुझे पढ़ने को मिले और बाकी के अंक मैं नहीं पढ़ पाया। तो इसमें उस समय के सिराजुद्दौला के समय से लेके और हमारे बुनकरों के जीवन की समस्याओं का और जो भारत माता है उसका मानवीयकरण करके और नेपाल सखी की रचना करके इस तरह से इस नाटक को चित्रित किया गया और ऐतिहासिक कुछ आधार लेकर के इस नाटक की रचना की गई थी। प्रतिबंधित हिंदी नाटक, पाश्चात्य नाटक एक विद्वान है वेरियर, उन्होंने प्रतिबंधित पुस्तकों पर भी काम किया है। प्रतिबंधित हिंदी नाटकों पर एक महत्वपूर्ण कार्य सत्येंद्र कुमार तनेजा नामक एक विद्वान है, नाट्य समीक्षक हैं, उनकी पुस्तक 2010 में एक प्रकाशित हुई, सितम की इंतहा क्या है। इसमें 7 हिंदी के जब्तशुदा नाटक प्रकाशित हुई। यह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक में सत्येंद्र कुमार तनेजा ने कुली प्रथा 1916, ठाकुर लक्ष्मण सिंह द्वारा रचित नाटक जख्मी पंजाब 1922, किशन चंद्र जेवा, शासन की पोल 1922 और नाटककार देवदत्त, लाल क्रांति के पंजे में 1924, पांडे बेचन शर्मा उग्र, बर्बादी हिंद 1929, गोविंद राम सेठी, रक्त ध्वज 1931, इसके लेखक तो ज्ञात नहीं है, लवण लीला 1931, बुद्धिनाथ मिश्र, बुद्धिनाथ झा द्विज, कैरव, ऐसे कुल मिलाकर 7 प्रतिबंधित नाटक इस पुस्तक में संकलित किए गए हैं। इनको सत्येंद्र कुमार तनेजा जी ने क्रमशः इस प्रकार नाम दिए हैं।
कुछ और ही हो गया हमारा हाल, खून तड़पेगा मेरा, वर्तमान शासन प्रणाली को उखाड़ फेंकिए, जार के खून से संसार के अंधों की आंखें खुल जाएं, यदि जिएंगे तो मनुष्य स्वतंत्र मनुष्यों की तरह जिएंगे, उबल रहा है खून आज, जीना है तो मरना सीखो। इस तरह के शीर्षक देके इससे आप नामकरण से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें क्रांति की कितनी चिंगारियां छुपी हुई थी। इसे औपनिवेशिक ताकतें हजम नहीं कर पा रही थी। यह औपनिवेशिक काल के विद्रोही स्वभाव के नाटक रहे, जिनसे क्रांतिकारी चेतना की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। इन नाटकों ने अपने तय इतिहास, पौराणिक संदर्भ, मिल्कीय पात्रों, अतीत की जो गौरवमयी गाथा थी, उसके माध्यम से भारतीयों के खून को खौलाने का काम किया था तथा जैसे भी भारतीयों को विदेशी गुलामी से मुक्ति मिल सके, उस चेतना का संचार करने के लिए इन नाटकों ने विस्फोटक की भूमिका निभाई। इन नाटकों में न सिर्फ पौराणिक चरित्र है, न सिर्फ मिथकीय चरित्र है, बल्कि मुगल काल के और आधुनिक काल के नेहरू, गांधी, तिलक इत्यादि नायकों को भी पर्याप्त जगह मिली है। उस समय के राष्ट्रीय आंदोलनों की इसमें खास तौर से चर्चा की गई है। शायद यही वजह रही कि इन नाटकों को ब्रितानी हुकूमत को प्रतिबंधित करना पड़ा। कुली प्रथा पर अब हम आते हैं। इस नाटक में लक्ष्मण सिंह ने बहुत ही ज्वलंत समस्याओं को रेखांकित किया। औपनिवेशिक सत्ता के साथ भारत का पूंजीपति वर्ग राय बहादुरी के लिए देश के गरीबों के साथ छल करने वाले वर्ग की पहचान वह इस नाटक के माध्यम से करते हैं। यह नाटक एक खास तरह की नाटकीय क्रम में लिखा गया है। नाटककार ने भरसक प्रयास किया है कि नाटक में गद्यात्मकता को, नाटक की घटनाओं में सघनता हो, जिससे नाटक और ज्यादा प्रभावी बने और लोगों की भावनाओं को उत्तेजित करने का, उन्हें जागृत करने का और भारतवासियों को अंग्रेजों के प्रति क्रोध से भर देने के लिए नाटक लिखा गया। लक्ष्मण सिंह भारत के अंधविश्वास को, धार्मिक रूढ़ियों को, दासता की भावना को रेखांकित करना इस नाटक में नहीं भूलते। देश के साथ जो गद्दारी करते हैं अपने निजी स्वार्थों के चलते, उनकी भी खूब खबर नाटककार लक्ष्मण सिंह ने ली है। लोग काउंसिल में मेंबर बनने के लिए अपने ही देशवासियों को नर्क में धकेलने से भी गुरेज नहीं करते। देश का सम्रांत वर्ग अंग्रेजों की नकल में किस कदर पागल था कि टूटी फूटी अंग्रेजी बोलना चाह रहा है, चाहता है कि अंग्रेजों द्वारा कुछ ना कुछ मिलता रहे, हमारी साथ की साथ पीढ़ियां सुखी रहें, उसके बदले में देश के साथ, देश के संसाधनों के साथ, देश के लोगों के साथ चाहे जितना अन्याय हो, इससे उन्हें फर्क पड़ने वाला नहीं है। लक्ष्मण सिंह का कुली प्रथा नाटक जबरन श्रम कराए जाने के विरोध खिलाफ भी है। कुली प्रथा नाटक के प्रथम पृष्ठ पर ही एक दोहानुमा पंक्ति मिलती है गुलाम व्यापार यह कुली व्यापार के वेश में, जो अब तक देखा ना था देखा भारत देश में। यानी कि जो अब तक जो घटित नहीं हुआ था उस पर एक नजर जो है इसके माध्यम से मिलती है। लेखक इसके माध्यम से बताना चाहता है कि कुली प्रथा कितनी भयानक थी। लेखक ने यह माना कि शायद इससे पहले भारत में जितना शोषण मजदूरों का हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। भारत में अंग्रेजों के आने के बाद ना जाने क्या क्या देखने को मिला। शोषण के जितने भी रूप संभव हैं वह इन उपनिवेश की ताकतों ने भारतीयों को दिखाए हैं। नाटक को प्रतिबंधित होने का डर या अनुमान नाटककार को था, इसलिए तो उन्होंने लिखा, कभी न पहुंचे यह पुस्तक हे ईश, मांगता हूं वर में, किंतु देख के देश के दुखी जनों का हृदय मंत्र है, जिनका स्थान कभी नहीं जो सह सकते अपने भाई का अपमान, जिनके लिए हृदय निधि लेता पूज्य भाव की तुंग तरंग, जिनके चरण चिन्ह दर्शन की उठती है दिन रात उमंग, अतः नित्य जिनके हित देखो खुला सुयस का फाटक है, उन्हीं देश भक्तों के चरणों में समर्पित यह नाटक है। लक्ष्मण सिंह ने केकड़ा, मछली और बगुला के रूपक के माध्यम से नाटक की भूमिका में ही देशवासियों को इशारे वो बता दिया कि हमारी आपकी स्थिति परिस्थिति क्या है। कई तरह के समकालीन मुद्दों को भी लक्ष्मण सिंह ने इस नाटक में जगह दी है, जिसमें प्रेम का आदर्श, बाल विवाह और बाल विधवाओं के आंसुओं पर मत मतांतरों में विभक्त होना। अब उन्होंने लिखा, अब राजाओं और प्रसादों का समय गया, अब गरीबों और झोपड़ियों का समय आ गया है।
अंग्रेज भारतीय बिचौलियों के माध्यम से, देशद्रोहियों के माध्यम से शासन करते थे, उसकी वानगी नाटक में आपको मिलेगी। नाटक में नौकर पत्र पढ़ते हुए राय बहादुर सेठ बनवारी लाल जी के सामने कहता है, प्रसन्न रहें हमारे डिपो वाले अफसर, किसका डर। आज उन्होंने लिखा है कि 10 कुलियों की आवश्यकता है, प्रत्येक मनुष्य 210 रुपए इनाम मिलेंगे। हाँ, तब तो सेठ ब्रजलाल जी और अकड़ के चलेंगे। 210 प्रति व्यक्ति इनाम मिलने से राय बहादुर जी खुश हैं। देश के मजदूर वर्ग को जहाजों में ठूस कर भेजने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेज जो ठगी की कला में माहिर हैं, वह अनेक तरीकों से हिंदुस्तानियों को फंसाकर, कभी धर्म के नाम पर, कभी धन के लालच के नाम पर, और हिंदुस्तानी बेचारे जाल में फंस जाते हैं। एक अंग्रेज इस नाटक में कहता है कि फांस लिया करते हैं, अवसर पे कपट जाल में हम ठगी करने के लिए बन जाते हैं। कभी डॉक्टर हैं, दूर रोगियों को भेजे फिजी अस्पताल में हम। और होता यह है कि धार्मिक ठगी के नाम पर कि फिजी में एक बहुत विशाल विष्णु का मंदिर बन रहा है, जिसमें कुलियों की आवश्यकता है। लोग परमार्थ समझकर मरने की परवाह न करते हुए अपने शोषण को भारतीय मौका देते हैं। नाटककार की टिप्पणी है कि हिंदू लोग धर्म के लिए अंधे हो ही जाते हैं। राय बहादुर सेठ भी अपने लोगों को, अपने ही देश के नागरिकों के साथ कितने तरह के कुचक्र चक्रव्यूह रचता है, इसकी वानगी है संवाद। गौरांग देव ने सैकड़ों रोगियों को दुख मुक्त कर दिया। बाल बच्चे जो कोई चाहता है, भगवान उसे वही देते हैं, प्रायः बिना चाहे भी देते हैं। सबको एक दृष्टि से देखते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या बूढ़ा हो। जो दर्शन करके मंदिर में जाता है, वह फिर वहां से लौटना जानता ही नहीं। वहां बिना मांगे धन मिलता है, अन्न मिलता है और वस्त्र मिलते हैं, रहने के लिए घर भी मिलता है। वहां के सुख का वर्णन नहीं हो सकता। सुख और दुख एक हो जाते हैं, शीत उष्ण अंतर नहीं रहता, अपना पराया, ऊंच नीच इत्यादि भेदभाव नष्ट हो जाते हैं और प्राणी चिरयोग समाधि सहज में प्राप्त कर लेता है। राय बहादुर सेठ कई तरह से अपने जाल में आम लोगों को फंसाकर किसी देश भेजता है और खुद मालामाल रहता है। बाकियों का क्या है, जो होना होगा होता रहेगा। यह लोग अपनी रोटियां सेकते ही रहते हैं, कई तरह के लालच देता है। तब जहाज में अलग अलग, अर्थात एक जहाज में पुरुष और एक जहाज में केवल महिलाएं जाती हैं फिजी देश। महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण के नाम पर पुरुष डॉक्टर मनमानी करते थे। यह नाटक भोला शंकर और कुंती की कहानी भर नहीं है, यह भारत फिजी संबंध, मुस्लिम हिंदू संबंध की भी कहानी बन जाता है। फिजी में तैनात अधिकारीगण भारतीय सम्रांत वर्ग के लोग मिलकर कुली मजदूरों का किस प्रकार शोषण करते हैं, इस नाटक में बहुत अच्छे से बताया गया है। इस नाटक के पात्र भोला को लगता है कि समुद्र पार करना मतलब अधर्म करने जैसा है। इसके जवाब में सेठ राय बहादुर अपने अलग तर्कों के द्वारा उसे कन्विंस कर लेता है। सेठ राय बहादुर बताता है कि समुद्र पार करना मना है, किंतु कौन सा समुद्र, यह भी जानते हो, मिलेच्छों का समुद्र पार नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान का समुद्र पार करने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे कई धार्मिक हिंदू गए हैं और जा रहे हैं, तुम्हें नहीं मालूम कि हमारे विष्णु भगवान समुद्र में रहते हैं, श्री कृष्ण जी द्वारका समुद्र में है, रामचंद्र जी समुद्र पार करके ही लंका गए थे। समुद्र पार करने में बाधा ही क्या है। और फिर अपने यहाँ गंगा माता कैसी हैं, एक बार उनके पवित्र जल में स्नान किया कि सब पाप दूर। इस नाटक का उद्देश्य मात्र अंग्रेजी अत्याचार का चित्रण करना नहीं है, बल्कि देश के युवा पीढ़ी को जागृत करना भी है। पुस्तकालय में बैठकर छात्र लेख पढ़ रहे हैं और अपने देश की तुलना पाश्चात्य देशों से कर रहे हैं। लेख में विदेश में भारतीयों की स्थिति के बारे में भयंकर वर्णन प्राप्त होते हैं। अफ्रीका में भारतीयों के साथ क्या हो रहा है, इस पर भी चिंतन चल रहा है। इसमें इंडेंचर लेबर सिस्टम अर्थात प्रतिज्ञाबद्ध कुली प्रथा का चित्रण है। अफ्रीका में भारत के लिए नियम है कि कोई एशियावासी, विशेषकर भारतीय, विशेष प्रांतों को छोड़ दूसरे प्रांतों की सीमा में पैर नहीं रख सकता और न वह सोने की खानों के आसपास 1.5 मील के अंदर रह सकता है। उसका मकान नगर के बाहर मीलों दूर होना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी नियम है कि वहां भारतवासी न धंसने पावे। पुर्तगाल के पूर्वी अफ्रीका का नियम है
जो भारतवासी वहां जाकर रहेगा उस पर कर लगेगा। भारत देश की दशा एकदम शोचनीय थी। कहीं नीले कोठी वाले दोहरा लगान लगाते थे, कहीं चाय बागान वाले नादिरशाही करते थे, कहीं बेगार वाले औरंगजेबी करते और कहीं बात बात पर ठोकरें खानी पड़ती भारतीयों को। इस नाटक में आपको उत्तेजित करने वाली कविताएं भी मिल जाएंगी। बहुत सारी वैचारिक बहसें होती हैं और देश का बुद्धिजीवी वर्ग अपने देश की आजादी के लिए बेचैन हो उठता है और उन्हें महात्मा गांधी जैसे कर्मयोगी की तलाश है, क्योंकि उन्हें गोखले का कथन याद है। वह कहते थे, गांधी जी मिट्टी के पुतलों को भी योद्धा बना सकता है। कुलियों की क्या दशा है, इसके लिए भी जो कमीशन गठित होते हैं उनमें धांधली होती है। जो राय बहादुर, जो डिप्टी इसको लीड करते थे, वह हमेशा सरकार की तारीफ में पुल बांध देते थे कि आपके राज्य में कोई दुखी नहीं है, सबको खाना मिलता है, सब आराम से रहते हैं, सब जगह सुख शांति है, वगैरह वगैरह। इससे दूर देश बैठे शासकों को ऐसे चाटुकार पाकर खुशी होती थी और वह ऐसे राय बहादुरों के कद को और भी बढ़ा देते। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेठ राय बहादुर दो तरह के कानून रेजुलेशन पास करना चाहता है, जिसमें पहला है प्रेस एक्ट, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग राय बहादुरों की बड़ी बड़ी बुराइयां छापते हैं और यह भी बंद होना चाहिए। दूसरा वो एक और बिल रेजुलेशन पास करता है। सरकार ने भैंसा घोड़ा के लिए जो इंतजाम किए हैं उन्हें गधों के लिए भी इंतजाम करना चाहिए। प्रजा को बड़ा सुकून पहुंचता है तो वह गधों का भी जो है उसके लिए भी हाउस इस तरह का इंतजाम करें, जिससे अच्छे गधे तैयार हो सके माल ढोने के लिए। देश सेवा करने वालों को चाहे जो सरकार के ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिचौलिए थे उनसे घृणा करते थे। जो भी सभाएं होती थी, जो भी परिवर्तन की बात करते थे, उनकी खबरें राय बहादुरों के माध्यम से सरकार के आला अफसरों तक पहुंच जाती थी और फिर एक दमन का चक्र चलता था। अंग्रेजी राज का इंस्पेक्टर भारतीय मजदूरों को जाने से पहले फिजी के बारे में बहुत सारी चीजें बता रहा है। तुम फिजी जा रहा है, 5 बरस के बाद लौटेगा, तुमको वहां कोठी में काम करना होगा, लेकिन हिंदुस्तान में मजदूरों के माफिक नहीं, तुमको वहां 12 आना रोज मिलेगा, नवाब की तरह रहेगा, खूब गन्ना चूसेगा और मोटा हो जाएगा। अन्य कुली मजदूरों को इस बात से भी आपत्ति है कि उन्हें चमार और भंगियों के साथ बैठकर भोजन करना पड़ता है। कुली मजदूर बेचारे फंस जाते हैं। गांधी साहब की कोठी में 100 लोगों के बीच केवल 25 महिलाएं हैं। 8 की और जरूरत है, क्योंकि कम से कम एक स्त्री से 3 पुरुष काम चला सकते हैं। इससे उनका जाता भी क्या है। इस प्रकार की सोच हमारे भारतीयों के लिए थी। इसका इंतजाम सेठ साहूकार और राय बहादुर टाइप के लोग करते थे। एक कुली अपनी व्यथा कथा को अपनी कविता काव्य गीत के माध्यम से बड़े ही हृदय विदारक रूप से गा रहा है। वणिकों का व्यापार स्वार्थ चतुराई छल से, पशु बन के यह खेत मुझको सब हल्ले होंगे, खून पसीना बना सींचने गन्ने होंगे, रहता भूखा 3 दिवस में 7 दिवस में, शक्ति जरा भी नहीं है मेरी नस में, तिस पर भी यदि कार नहीं मैं कर पाऊंगा तो फिर घूसे पैर बूंद ठोकर खाऊंगा। होता सतता हृदय याद कर निर्दयता को, मानवता में भरी देखता हूँ पछता को। ये सेंटर पाश्चात सभ्यता बानाधारी राक्षस से भी कहीं अधिक है अत्याचारी है। गुलाम व्यापार यह कुली प्रथा के वेश में, जो अब तक देखा ना था देखा भारत देश में। तो इस तरह से इसमें कई तरह के वर्णन मिलते हैं। काले मजदूरों से गोरी मैमें उनकी छाया से भी दूर भागती थी, उनके पसीने से दूर भागती थी। अगर उनका कुत्ता भी कुली मजदूर के संपर्क में आ गया तो कुत्तों को नहलाया जाता था। जो कुली बीमार हो जाता था और काम करने लायक नहीं रहता था, उसको अंग्रेज लोग रीछ के सामने छोड़ देते थे और वह अंत में मर जाता था और गोरे लोग इस खेल का आनंद लेते थे। भोला को इंस्पेक्टर मार देता है। उसके बारे में जिस फिजिशियन ने गोरे साहब को बताया वह अत्यंत हृदय विदारक है। पैंट कोट और बाहें चढ़ाकर झुंझलाकर और आगे बढ़कर घूसाबाजी खूब मचाई।
उसकी यो आपत घिराई, कभी पीठ पर, कभी पेट पर, कभी आंख पर, कभी नाक पर और कभी गाल पर, कभी कान पर, दे दनादन खून वहां फिर, दांत वहां 10-5 गिर, आप ठोकने की बारी आई, पहले से नाक उड़ाई, दूर जा गई खोपड़ी टूट, पेट गया झट बम से फूट। इसमें थोड़ी पारसी शैली का है, तो इस तरह से कुछ काव्यात्मक और मिलीजुली भाषा को लिख दिया है। कुंती को एक पुत्र हुआ और जिस दिन पुत्र हुआ, कुंती एक पात्र है उसकी, उसके पति को इंस्पेक्टर पीट कर मार डालता है। इस पर भी गोरा साहब कुंती से कहता है कि प्रसव से पहले तुमने छुट्टी क्यों नहीं ली, काम पर क्यों नहीं आई। प्रसव के तुरंत बाद कुंती को काम पर खेतों में ढकेल दिया जाता है और वह अपने बच्चों को वहीं रोता बिलखता छोड़कर काम पर जाने को मजबूर हो जाती। उसके पुत्र को गोरे साहब का कुत्ता मार डालता है। गोरे बैरिस्टर किस प्रकार हिंदुस्तानियों को ठगते हैं, मुकदमों के बीच में अधिक पैसा मांगते हैं, नहीं तो हरा देने का प्रयत्न करते हैं। जिस मूल्य में अंग्रेज व्यापारी माल बेचता है, उसे आधे मूल्य में वह हिंदुस्तानियों से लेता है। अंग्रेज दलाल बीच में ही बहुत सा रुपया मार लेते हैं और अंग्रेज दलाल ना रखें तो कोई उनका माल लेता नहीं। हिंदुस्तानियों को खेती के लिए भूमि भी बड़ी कठिनाई से मिलती है और सरकार जब चाहती थी उससे छीन लेती थी और हिंदुस्तानियों के बच्चों के पढ़ने के लिखने के लिए कोई प्रबंध नहीं करते थे। जब भी कुलियों के जीवन की दशा, 2 मिनट और, दशा देखने के लिए कोई आयोग आता था तो गोरे साहब कुलियों को डरा धमका देते थे, सब कुछ अच्छा बोला नहीं, अच्छा नहीं होगा। कुंती बहुत ही जीवट पाते इंस्पेक्टर से टकराती है। जब वह जांच करने वालों से टकराती है, वह अपने पति के साथ ही जहाज में बैठना पसंद करती है। अपनी इज्जत और आबरू पर किसी को हाथ नहीं लगाने देती। कुंती का पुत्र शंकर बहुत ही वीरवान नायक है। वह अपने पिता और माता का बदला लेने को उद्यत हो जाता है, किंतु फिजी निवासी उसको समझाता है कि शंकर बेटा जाओ, अपने देश में सभाएं करो, सरकार से प्रार्थना करो और फिजी देश में भारतीयों की क्या दशा है इस पर लेख प्रकाशित करो, ताकि दुनिया को पता चल सके कि गोरी चमड़े वाले किस प्रकार के अत्याचार करते आ रहे हैं। अब्बास नाम का पात्र क्रूर इंस्पेक्टर की हत्या करके शंकर की जान बचाता है। अब्बास हिंदू मुस्लिम झगड़े में उलझता नहीं। अब्बास इंस्पेक्टर की कारगुजारियों को बताते हुए कहता है, जो कि इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार के अत्याचार उन दिनों कुलियों पर किए जाते हैं।